2014 में केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद भारत सरकार ने डेवलपमेंट के नाम पे कई सारी योजनाओं का अनाउंसमेंट किया और ये सबसे अधिक योजना का जो अनाउंसमेंट हुआ था वो 2015 में हुआ था। और इसमें से मुख्य हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो 8 अप्रैल 2015 को अनाउंस की गई थी। उसके बाद 9 मई 2015 को दो योजनाओं का अनाउंसमेंट किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी प्रधानमंत्री JJBY, और 9 मई 2015 को दूसरी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY का अनाउंसमेंट किया गया था। और इन सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले 22 जनवरी 2015 को इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण योजना का अनाउंसमेंट किया और उस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना गवर्नमेंट बैक्ड स्मॉल सेविंग स्कीम में से एक स्कीम है जो गर्ल साइड के डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी योजना के बारे में। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ये खाते यानी ये योजना में कौन कौन भाग ले सकता है। इस योजना में आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में गर्ल चाइल्ड के नाम खाता खोल सकते हैं, लेकिन कंडीशंस ये है कि उस गर्ल चाइल्ड की उम्र खाता खोलने के दिन 10 वर्ष से कम होना चाहिए। ये अकाउंट खुलता है लीगल गार्जियन के थ्रू। दूसरा सवाल पैदा होता है कि पर फैमिली कितने बच्चियों का खाता खोला जा सकता है। समान अवस्था में पर फैमिली 2 बच्चियों का खाता खोला जा सकता है, लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थिति में ये 2 से अधिक खाते भी पर फैमिली खोला जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि आपके फर्स्ट प्रेगनेंसी में एक गर्ल चाइल्ड हुआ और दूसरे प्रेगनेंसी में भी एक गर्ल चाइल्ड हुआ तो आप 2 अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही 3 या 3 से अधिक गर्ल चाइल्ड पैदा हो जाए, तो उस केस में फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही 2 से अधिक जितने भी गर्ल चाइल्ड पैदा होंगे उन सबों के नाम एक एक अकाउंट खोला जा सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में एक गर्ल चाइल्ड पैदा हुई और सेकेंड प्रेगनेंसी में 2 गर्ल चाइल्ड पैदा हुए, तो इस केस में आप 3 बच्चियों के नाम पर फैमिली खाता खोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, ये कहना कि पर फैमिली 2 ही खाता खोल सकते हैं, ये इस बात पर निर्भर करती है कि उन बच्चियों का जो जन्म हुआ वो किस परिस्थिति में हुआ। अगला एक सवाल मन में आता है कि आखिर ये खाता तो हमने किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोल लिया, लेकिन इसमें जो धन जमा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना जमा करना पड़ेगा। तो इस खाते में खोलने के बाद हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 250 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे और अधिक से अधिक इसमें आज के प्रोविजंस के हिसाब से 1,50,000 रुपये आप जमा कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच। लेकिन इसमें एक परिस्थिति और है कि यदि किसी भी कारणवश आप जो मिनिमम अकाउंट 250 रुपये प्रति फाइनेंशियल ईयर है, यदि आप जमा नहीं कर सके तो उस परिस्थिति में क्या होगा। तो उस परिस्थिति में अगला इंस्टॉलमेंट जब भी आप जमा करेंगे तो सबसे पहले प्रति वर्ष 50 रुपये की दर से वो पैसे पेनल्टी के रूप में काटी जाएगी और रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा उतना ही पैसे आपके खाते में जमा होंगे। इसमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसमें न हर महीने जमा करना जरूरी है, न महीने में 10 बार जमा कर सकता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मिनिमम अमाउंट 250 रुपये आपको जमा करने चाहिए, नहीं तो पेनल्टी इस पर कटेगी। अगला सवाल कि किसी बच्ची की उम्र 5 साल है, उसमें खाता खुला, किसी का 10 साल से कम यानी 9.5 साल या 10 साल है, तो ये विभिन्न परिस्थितियों में जो पैसा जमा करेंगे वो कब तक जमा करेंगे और ये पैसे मैच्योर कब होंगे। तो इस बात में बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कन्फ्यूजन है। इसमें सीधा साधा फंडामेंटल्स हैं कि जिस दिन खाता खुला उस दिन से लेके अगले 15 वर्ष तक आप जो मिनिमम और मैक्सिमम बताए इस बीच में पैसे जमा कर सकते हैं और ये पैसे विड्रॉ कर सकते हैं समान अवस्था में खाता खोलने के 21 वर्षों के बाद। उदाहरण के लिए यदि 15 अगस्त 2026, हालांकि 15 अगस्त 2026 को बैंक पोस्ट ऑफिस बंद होता है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि 15 अगस्त 2026 को आपने किसी बच्ची का खाता खोला तो 14 अगस्त 2041 तक यानी अगले 15 साल तक इसमें पैसे जमा कर सकते हैं और सामान्य अवस्था में ये मैच्योर होगा 15 अगस्त 2047 को। अब अगली समस्याएं आती हैं या अगला एक सवाल आता है
कि इसमें ब्याज की दर क्या होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये गवर्नमेंट बैक्ड स्मॉल सेविंग स्कीम है, और गवर्नमेंट बैक्ड स्मॉल सेविंग स्कीम में जितनी भी स्कीम्स हैं, जैसे पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि योजना है, एनएससी है, ये सारी योजनाएं स्मॉल सेविंग स्कीम के अंतर्गत आती हैं, और इनका इंटरेस्ट जो है हर तिमाही में रीसेट होता है। और आज के दिन में जो अप्लीकेबल रेट है सुकन्या समृद्धि योजना पर, वो 8.2%। इसका मतलब 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर 2026 तक यही रेट बरकरार रहेगा, और 1 अक्टूबर से रेट क्या होगा, 1 अक्टूबर के पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता देगी कि इसमें रेट में कमी आएगी, रेट बढ़ेगा, या रेट यही बरकरार रहेगा। इसमें एक चीज़ देखना है कि ब्याज की बातें जब आती हैं तो लोगों को कई सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि 8.2% आज के दिन में अप्लीकेबल है। इसमें जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है वो एनुअली होता है, यानी साल में एक बार 8.2% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट आपके खाते में डाल दिया जाएगा। क्योंकि ये साल में एक ही बार क्रेडिट होती है, तो इसलिए इसकी कंपाउंडिंग जो होती है, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज बनता है, वो एनुअली बनता है। इसमें एक बिटवीन द लाइंस बातें हैं कि यदि सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% का इंटरेस्ट है और बैंक में भी 8.2% का इंटरेस्ट है, दोनों के इंटरेस्ट में फ़र्क है। बिकॉज सुकन्या समृद्धि में ये एनुअली कंपाउंड होता है, और बैंक में जो ब्याज बताते हैं वो क्वार्टरली, यानी 3 महीने पे कंपाउंड होता है। इसलिए यदि एनुअली हम यदि देखें तो बैंक में शायद हो सकता है कि 8.5% के आसपास मिले, जबकि सुकन्या समृद्धि में चूंकि एनुअली कंपाउंड होता है तो इसमें 8.2% का ही ब्याज मिलता है। अगला सवाल, इसमें टैक्स का क्या प्रोविजंस है। फ्रेंड्स, जब से न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम का कंसेप्ट आया, तब से इसके आकर्षण थोड़े से कम हो गए। हालांकि जो व्यक्ति आज के दिन में भी ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं, उनके लिए इसमें एक विशेष सुविधा है। इनका जो टैक्स का प्रोविजन है वो ई यानी एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट यानी 3 स्तर पे इसमें एग्जम्पशंस मिलता है। सबसे पहला, जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं, हर साल जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर आपको सेक्शन 80C के अंदर आपको डिडक्शंस मिलेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट जो एक्रूअल होता है, यानी इंटरेस्ट जो बनता है 1 साल का, उस इंटरेस्ट पोर्शन पे भी आपको 80C के अंदर आपको एग्जम्पशंस मिलेंगे। और जब ये मैच्योर होगा 21 वर्षों के बाद, जो अमाउंट मिलेंगे वो सारे के सारे टैक्स एग्जेम्प्टेड होंगे। इसलिए कहा जाता है कि ये ई कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि ये उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट किए हुए हैं। न्यू टैक्स रिजीम में इस तरह की कोई व्यवस्था सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में नहीं है। अगला प्रश्न पैदा होता है कि इसमें विड्रॉ क्या 21 वर्षों के बाद ही कर सकते हैं, या 15 वर्षों के बाद भी कर सकते हैं, या 15 वर्षों के पहले भी कर सकते हैं, जब से खाता खुला है उस दिन से। फ्रेंड्स, इसके बारे में कई सारे मिथ्स हैं, कई सारे कन्फ्यूजन्स हैं एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स को। इसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि नॉर्मल कोर्स में खाता खोलने के 21 वर्षों के बाद पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। मैंने बताया कर सकते हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं कि आप विड्रॉ करें ही करें। लेकिन यदि विड्रॉ नहीं करेंगे तो अभी तक आपको जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो टैक्स था 8.2% या जो भी उस टाइम रहा होगा वो मिलेगा। लेकिन 21 वर्ष पूरे होने के बाद यदि पैसे आप विड्रॉ नहीं करते हैं तो ब्याज तो मिलेगा, लेकिन वो ब्याज का जो अप्लीकेबल रेट होगा पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक का रेट होगा, वही रेट का मिलेगा। तो ध्यान रखें, जब भी 21 वर्ष पूरे हो जाएं पैसे को विड्रॉ कर लें, नहीं तो ब्याज मिलने की दर जो है वो कम हो जाएगी। अब एक मन में तो बताया कि ये तो नॉर्मल कोर्स में आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी परिस्थितियां हैं कि 21 वर्ष पूरे होने के पहले भी हम पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल 3 परिस्थितियां हैं जो कि 21 वर्ष पूरे होने के यानी नॉर्मल कोर्स के अलावा विशेष परिस्थितियां हैं। सबसे पहली परिस्थिति है कि यदि गर्ल साइड की उम्र 18 साल हो गई और वो 10th पास कर गई है, तो उस परिस्थिति में यदि हायर एजुकेशन के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है तो वो उस परिस्थिति में उस अकाउंट से पैसे विड्रॉ किया सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि पैसे का अमाउंट जो होगा, जिस फाइनेंशियल ईयर में पैसे निकाल रहे हैं उसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो बैलेंस होगा उसका मैक्सिमम 50% निकाल सकते हैं। इसका मतलब यदि आज के दिन आप पैसे निकालना चाह रहे हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर 26-27 में, तो इसका प्रीसीडिंग ईयर हुआ 25-26, यानी 31 मार्च 2026 को जितना बैलेंस होगा उसका मैक्सिमम 50% ही विड्रॉ आप कर सकते हैं। अब अगला सवाल
कि 50% तक विड्रॉ कर सकते हैं, ये क्या लमसम निकालना पड़ेगा या कुछ इसका इंस्टॉलमेंट है, या डिपेंड करता है कि जिस स्कूल या कॉलेज में फ़ी देना है वो एक साथ पैसे मांग रहा है या इंस्टॉलमेंट में मांग रहा है। यदि वो एक साथ मांग रहा है तो ये 50% तक आप एक साथ निकाल सकते हैं, और यदि वो इंस्टॉलमेंट में पर ईयर या कुछ और कर रहे हैं तो आप इंस्टॉलमेंट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशंस ये है कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपको एक ही इंस्टॉलमेंट मिलेगा। दूसरा कंडीशन है कि यदि गर्ल चाइल्ड की उम्र 18 साल हो गई है और उसको पैसे की ज़रूरत है उसकी शादी के लिए, तो उस परिस्थिति में आप पूरे के पूरे अमाउंट 21 वर्ष पूरे होने के पहले ही निकाल सकते हैं। तीसरी परिस्थितियाँ हैं कि दुर्भाग्य से उस गर्ल्स चाइल्ड की मृत्यु हो गई 21 साल पूरे होने के पहले। 21 साल मतलब जब से खाता खोला है तब से 21 साल, तो फुल अमाउंट निकल जाएगा। ये उसके नॉमिनी को मिलेगा या उसके लीगल ईयर को मिलेगा। फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि इस जो महत्वाकांक्षी योजना है इसके बारे में जो आम तौर पे सवाल मन में उठते हैं सभी सवालों का जवाब दे दूं, लेकिन हो सकता है कुछ सवाल आपके मन में इन सवालों के अलावे भी होंगे, तो उस परिस्थिति में आप ज़रूर हमसे पूछें कमेंट बॉक्स में जाकर। मैं निश्चित रूप से आपका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं बता दूं कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, नहीं मैं टैक्स एडवाइज़र हूं, नहीं मैं कोई सी हूं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आपके विचार मेरे विचारों से मेल नहीं खाते हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।